हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाएं और श्री कृष्ण की आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बनी रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज क्लास 10th की जो वीडियो मैं ले रहा हूं उसमें मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज का जो हमारा लेसन है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ये नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है जब आप अपने देश को लेके एक यूनाइटेड, एक कंबाइंड फीलिंग के साथ आप कनेक्टेड हो, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। सोचिए, जब इंडिया की टीम जीतती है, जैसे मान लीजिए हमारे जो गोल्डन बॉय हैं नीरज चोपड़ा, जिन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तब हम ये नहीं पूछते वो पंजाबी है, वो हरियाणवी है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। पूरा देश एकजुट होके उनकी सफलता पे हर्षोल्लास मनाता है। दैट इज नेशनलिज्म। जब देश की आर्मी का कोई जवान बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तब पूरा देश दुख मनाता है। तब हम ये नहीं पूछते कि उस आर्मी वाले की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो हमारे लिए इंडियन है, वो हमारे लिए इंडियन भी नहीं। आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर आधिकारिक रूप से भारत हो चुका है या होने वाला है। तो अब हम भारत ही कहेंगे उसको। तो जब भारत देश का कोई जवान बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तो हम ये नहीं देखते कि वो किस जाति, किस धर्म का है। हमारे लिए वो एक भारतीय है, हमारे लिए वो भारत की क्षति है। तो वो है नेशनलिज्म, दैट इज राष्ट्रवाद। अब अगर हम इसको देखें तो इसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। जब 1998 में भारत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे उस समय जब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग हुई थी तब पूरे भारत देश ने खुशियां मनाई थी। दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है। अभी गलवान घाटी में जब चाइना के साथ लड़ते हुए हमारे 100 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे तब हमारे पूरे देश ने दुख मनाया था। वो है नेशनलिज्म। तो कहने का मतलब यह है जब हम रीजनैलिटी, क्षेत्रीयता, कास्टिज्म, जातिवाद, इन सब से ऊपर उठ के ये देखते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हमें एकजुट रहना है, यूनाइटेड रहना है, तो वो नेशनलिज्म। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो ब्रिटिश एम्पायर पे रहेगा। आप सभी को पता है ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में लगभग 200 साल 200 इयर्स रूल किया था, राज किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, बिजनेस करने आई थी। उनका मेन मोटिव था इंडिया से बिजनेस करना। आप सभी को पता है भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत बहुत ही ज्यादा रिच, आर्थिक रूप से फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री था। इनफैक्ट 18th और 19th सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में आता था और इसी वजह से फॉरेनर्स इंडिया की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, भारत में बिजनेस करने आई थी। लेकिन भारत में इतना पैसा, इतने आर्थिक संपन्नता, इतनी फाइनेंशियल वेल्थ को देख के उनका मन डोल गया, दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम भारत में सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि भारत में हम रूल करेंगे और भारत के पूरे वेल्थ को अपने देश ले जाएंगे। इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं? कॉलोनियलिज्म। और आप विश्वास करिए, आपको सुन के ये हैरानी होगी अगर आपको पता ना हो तो, जो आज का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, एक समय अमेरिका पे भी इंग्लैंड ने राज किया था। ब्रिटिश एम्पायर ने अमेरिका में भी रूल किया था और फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी उस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ताकि इंग्लैंड से आजादी मिले। तो आप अंदाजा लगाइए इंग्लैंड उस समय कितना माइटी कंट्री था, कितना पावरफुल था कि उसने अमेरिका पे भी रूल किया था। वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑफ अमेरिका की जो पहचान है वो फ्रांस ने ही अमेरिका को गिफ्ट किया था कि आपको आजादी मिली है इंग्लैंड से, उस खुशी में हम आपको ये गिफ्ट देते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था जब अमेरिका इंग्लैंड से आजाद हुआ था।
तो कहने का मतलब यह है इंग्लैंड इतना पावरफुल था, और उस समय इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहते थे, बिकॉज इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में कॉलोनियलिज्म के तहत रूल कर रहा था। उनका एक ही मोटिव था कि जो भी फाइनेंशियली रिच कंट्रीज हैं उन देशों पे जाए, वहां के रिसोर्सेस को लेके अपने देश लेकर आए। और इंग्लैंड के रूल करने का सबसे बड़ा रीजन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पूरी दुनिया जब तलवार से लड़ाई लड़ती थी तब इंग्लैंड के पास आर्टिलरी, गन पाउडर ये सब आ चुके थे, और इस वजह से उसने पूरे वर्ल्ड पे रूल किया। इंग्लैंड की नेवी जो समुद्री ताकत थी, जिसमें उसके पास बहुत सारे जहाज थे, वो भी बहुत पावरफुल था। तो इंग्लैंड ने इसी मोटिव के तहत इंडिया पे 200 साल राज किया और इंडिया का पूरा वेल्थ अपने देश लेकर चले गए। ठीक है, तो इंग्लैंड आया था बिजनेस करने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, पर बाद में उसने डिसाइड किया कि हम इंडिया पे रूल करेंगे, भारत पे रूल करेंगे, और भारत का पूरा जो वेल्थ है उसको ड्रेन करके अपने देश लेकर जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, तब इंग्लैंड ने भारत से ये कहा कि आप अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को हमारी आर्मी में डालिए, और अपने देश का जो फसल है, जो अनाज है, उससे हमारे सैनिकों का पेट भरिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम आपके देश को आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड लड़ रहा था। ठीक है, इंग्लैंड फर्स्ट वॉर में लड़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इंग्लैंड को उस लड़ाई में अपने सैनिकों के साथ भारत के सोल्जर्स भी चाहिए थे। और भारत के देश का जो अनाज उग रहा था, वो पूरा अनाज वो अपने सोल्जर्स को बॉर्डर पे भेज रहे थे, जिससे भारत में खाने की कमी हो गई थी, भारत के लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। अब आप खुद सोचिए, कोई एक आदमी है, ठीक है, वो मेहनत करके दिन भर पैसे कमाता है, लेकिन उस पैसे की पार्टी उसका पड़ोसी कर लेता है। एक आदमी मेहनत से कमाई करके अनाज उगा रहा है और वो अनाज उसका पड़ोसी ले जा रहा है, तो क्या उस आदमी के मन में गुस्सा नहीं आएगा कि मेहनत मेरी, अनाज मेरा, और लूट के ले जा रहा है कोई और? ठीक यही भारत में हो रहा था। भारत के लोगों में गुस्सा बहुत था कि इंग्लैंड की लड़ाई हो रही है और हमारे देश के नौजवान उसमें शहीद हो रहे, लड़ाई तो हमारी है नहीं, और दूसरा हमारे देश का अनाज बॉर्डर पे भेजा जा रहा है इंग्लैंड के सैनिकों का पेट भरने के लिए। इस कारण से उनके अंदर बहुत गुस्सा था, हम भारतीयों के मन में, और ये दो कारण से अंग्रेजों के प्रति भारत में गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। लेकिन मंत्रियों को इन्होंने झूठ बोल दिया। उस समय जो भी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, उन्होंने उनको झूठ बोला कि हम देश को आजादी दे देंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे दो, अपने सैनिकों को भेजो, अपने जवानों को अनाज भेजो, हम जैसे ही लड़ाई खत्म होगी आपको आजादी दे देंगे। लेकिन जैसा आप जानते हैं, उन्होंने 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन्होंने भारत को आजादी देने से साफ मना कर दिया, और पूरे भारत में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है, ये इनिशियल रीजंस थे कि भारत के लोगों में गुस्सा क्यों भड़का था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों के प्रति गुस्सा पहले से था, पर इसके बाद गुस्सा और बढ़ चुका था। ठीक है, अब ये राउलेट एक्ट क्या था? राउलेट एक्ट, जिसको ब्लैक लॉबी कहते हैं, राउलेट एक्ट वो एक्ट था जिसमें अंग्रेजों ने कानून बनाया था खास करके भारतीयों के लिए। किसी भी भारतीय व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, किसी भी भारतीय व्यक्तियों को बिना ट्रायल के, बिना प्रूफ के, बिना एफआईआर के 2 साल या उससे ज्यादा आप जेल में रख सकते हो। यह कानून था राउलेट एक्ट। आप जानते होंगे, जब पुलिस किसको अरेस्ट करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, प्रथम दृष्टया अपराध। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर किया जाता है। उसके बाद जब उसको अरेस्ट करते हैं, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है, और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट कहे तब उसको जेल में रखा जाता है। और हर कैदी को जिसको अरेस्ट किया गया है, उसके राइट है कि वो अपने लिए एक लॉयर रख सके। ये रूल है जस्टिस के प्रोसीजर का, लॉ प्रोसीजर का। लेकिन
राउलेट एक्ट ने आम आदमी से, खास करके भारतीय लोगों से, ये राइट छीन लिया था। ये क्यों कानून लाया गया था? ताकि जो भारत के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको आजादी देनी थी, आपने नहीं दिया, उस विरोध को दबाया जाए, उस प्रोटेस्ट को काउंटर किया जाए, और जो भी अंग्रेज सरकार चाहे, जब चाहे किसी भी भारतीय को, चाहे मंत्री हो, नेता हो, उसको जो भारत के, जो अंग्रेजों के विरुद्ध बात कर रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाए। ना कोई गवाह, ना कोई प्रूफ, ना कोई एफआईआर, ना कोर्ट के सामने ट्रायल, और जेल में उसको 2 से 3 साल सड़ाया जाए। इसको कहा गया था राउलेट एक्ट, और भारतीयों ने इसको नाम दिया था ब्लैक लॉ। ठीक है। इसके बाद सत्याग्रह, गांधी की एंट्री होती है, मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी एंट्री होती है भारत के राजनीति में 1910 से 1920 के आसपास, उनकी एंट्री होती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपार्थेड में भाग लिया था, अपार्थेड के अगेंस्ट, अपार्थेड के विरुद्ध भाग लिया था। अपार्थेड साउथ अफ्रीका की रेस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी, जिसमें काले लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी को खुद भी ट्रेन से निकाल दिया गया था, उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, क्योंकि वो काले थे या सांवले थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सिर्फ गोरे लोगों को इंसान माना जाता था, उन्हीं को स्कूलों में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, सरकारी सुविधाएं मिलती थी, काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। इस पॉलिसी को अपार्थेड कहते थे, और गांधी ने इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। इसके बाद जो गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, वो भारत आए और उन्होंने यहां पे सत्याग्रह का नारा दिया, नॉन वायलेंस। क्या था ये सत्याग्रह? गांधी का ये मानना था, मोहनदास करमचंद गांधी का, कि अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इनजस्टिस के विरुद्ध, you are fighting for justice, you are fighting for truth, then physical force is not necessary. आपको किसी को मारने पीटने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। जो एक्सप्लॉइटर है, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो आपके साथ अत्याचार कर रहा है, आप उसके इनर कंसाइंस को अवेक कीजिए। इनर कंसाइंस को अवेक कीजिए मतलब आप उसके अंतरात्मा को जगाइए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए। एक न एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपके साथ गलत करना छोड़ देगा। आपको पता होगा इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जो लगातार पड़ोसी के घर में पान खा के थूक रहा था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति था उस मूवी में, एक सीन में, जो लगातार पान खा के एक जन के घर में थूक रहा था। तो अगर नॉन वायलेंस नहीं होता, क्या करते आप सभी जानते हैं, माइक टायसन की तरह मुक्का मार के उसका जबड़ा ही तोड़ देते कि तुम हमारे घर में थूक कैसे रहे। आजकल तो छोटी छोटी बातों में गोली चला देते हैं। क्या, लेकिन उस मूवी में दिखाया गया कि वो जो व्यक्ति था जिसके घर में थूका जा रहा था, वो खुद आके उसको बार बार पोंछ रहा था। 4 बार, 5 बार, 6 बार पड़ोसी थूकता था और जो मकान मालिक है वो पोंछता था। पड़ोसी थूकता था, मकान मालिक पोंछता था। एक दिन थूकते थूकते जो पड़ोसी था, उसको खुद के ऊपर शर्म आई कि मैं रोज थूक रहा हूं और ये पोंछ रहा है, और एक दिन उसने थूकना बंद कर दिया। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, किसका? नॉन वायलेंस का। तो गांधी का मानना था, अंग्रेज अगर अत्याचार कर रहे हैं, अगर आपको गोली मार रहे हैं, आपको डंडा मार रहे हैं, आप पलट के जवाब मत दीजिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, जितने डंडे मारने हैं उनको मारने दीजिए, आप पलट के जवाब मत दीजिए। तो इस पॉलिसी को उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह, सत्य के लिए लड़ाई, कि आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो एक दिन आपकी जीत सुनिश्चित है और आपको मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। इस पॉलिसी को नाम दिया नॉन वायलेंस सत्याग्रह, फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। और गांधी ने इसी फिलॉसफी के साथ अपने पॉलिटिक्स को आगे ले गए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इसी तरीके से अपनी आवाज उठाई। ठीक है। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट। गांधी का यह मानना था कि किसी भी तरह से अगर भारत को स्वतंत्रता दिलानी है, आजादी दिलानी है, हिंदू मुस्लिम का एक होना बहुत आवश्यक है। हिंदू मुस्लिम का यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है, वरना अगर देश में यूनिटी, बिकॉज अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, हिंदुओं को मुस्लिमों के विरुद्ध भड़का दो, मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़का दो, ये दोनों कभी एक नहीं होंगे और हम आसानी से पूरे देश में राज करेंगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी,
इसी पॉलिसी से मुगलों ने भी भारत में राज किया कि इसको उसके खिलाफ भड़का दो, इसको उसके खिलाफ भड़का दो। तो ये जो हमारी देश के विरुद्ध जो पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, ये बहुत समय से चलती आई है कि भारत के लोग आपस में ही बांट दो, एक दूसरे के मन में इनके प्रति जहर घोल दो, इससे हम आराम से रूल करेंगे। तो गांधी का ये मानना था हिंदू मुस्लिम का यूनाइटेड होना, एक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने एक मौका ढूंढा कि कैसे एक मौका आए जिसमें हम इसको कर सकते। उन्होंने एक मूवमेंट किया, खिलाफत मूवमेंट। क्या करें, जैसे आप सभी को पता है जो क्रिश्चियंस हैं उनके जो स्पिरिचुअल हेड है उनको पोप कहा जाता है, उसी तरह जो जितने भी मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके भी स्पिरिचुअल हेड होते हैं जिनको खलीफा कहा जाता है, ठीक है। और ये जो खलीफा थे टर्की में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने टर्की को हरा दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने टर्की को हरा दिया था और पूरे देश में मुस्लिमों को, हमारे भारत के ही देश में नहीं, दूसरे देशों में जो मुस्लिम थे और भारत में भी जो मुस्लिम थे, इनको ये डर था कि अब अंग्रेज जो हारे हुए टर्की देश है उसके जो खलीफा है उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। तो पूरे देश के मुस्लिम विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो गांधी ने कहा हिंदुओं को भी इस विरोध में मुस्लिमों का साथ देना चाहिए। प्रोटेस्ट को उर्दू में कहते हैं खिलाफत, और उन्होंने इस मूवमेंट का नाम दिया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे? अली ब्रदर्स, लियाकत अली एंड शौकत अली। और कांग्रेस के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जो भारतीय मुस्लिम है उनके साथ जो बाकी हिंदू हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी इन मुसलमानों का साथ देंगे, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई जाए कि आपने भले हरा दिया टर्की को, पर आप हमारे स्पिरिचुअल लीडर जो कि खलीफा हैं टर्की के, उनके साथ आप बुरा बर्ताव ना करें। इस बात को लेके एक कमेटी बनाई गई, खिलाफत कमेटी, जिसके लीडर थे शौकत अली एंड लियाकत अली, और इस मूवमेंट का नाम पड़ा खिलाफत मूवमेंट। ये इसलिए किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन सके, एकता बन सके और आजादी की लड़ाई लड़ी जा सके। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।